हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे कि एलिमेंट ऑफ टीचिंग, शिक्षण के अवयव, हमने बात किया उस पर कि शिक्षक किस तरीके से कार्य करता है, वो फैसिलिटेटर की तरह जो वर्क करता है तो कैसे करता है। दूसरा जो मेजर एस्पेक्ट हमने बातचीत की उसमें स्टूडेंट के बारे में हमने बताया कि कागचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथेव चा, आप पहले से भी पढ़ते आए हो। विद्यार्थी वो है जिसके अंदर जिज्ञासा भरी हो, जिसके अंदर कहते हैं ना एकदम हर समय प्यास हो अध्ययन की, रीडिंग की, सीखने की, जिज्ञासाओं की, सवालों की। दुनिया में कोई ऐसा टीचर अभी तक बना नहीं है जो किसी भी बच्चे की जिज्ञासा या स्टूडेंट की जिज्ञासा को 100% ख़त्म कर दे। इसीलिए जब आप एजुकेशन साइकोलॉजी में जाते हैं तो वहाँ इंसान को बालक या बच्चा शब्द बोला जाता है या कहा जाता है, चाहे वो परिपक्व हो, चाहे वो मतलब कम एज का हो, एडल्ट एज का हो, टीन एज का हो, लेकिन उसे बालक ही पुकारा जाता है। बालक वह व्यक्ति होता है जिसके अंदर सीखने की जिज्ञासाएं हों, यानी विद्यार्थी जो हर समय इस बात को लेकर फोकस्ड हो कि उसे कुछ ना कुछ सीखना है, इम्पॉर्टेंट है। अब जो बात आ रही है वो तीसरा सेगमेंट जिसको हम कहते हैं स्कूल या विद्यालय। इंटरेस्टिंग है, आप सब लोगों से अगर कोई पूछे कि स्कूल होता क्या है, विद्यालय क्या होता है, तो आप इसे कैसे डिफाइन करोगे। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जहाँ अध्ययन अध्यापन की गतिविधियाँ चलती हैं, जहाँ पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती हैं, उसे हम विद्यालय कहते हैं। या निश्चित समय में कोई एक निश्चित कैरिकुलम, एक निश्चित उद्देश्य के लिए जहाँ पढ़ाया या सिखाया जाता हो, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम विद्यालय कह देते हैं। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, फिर कोचिंग को विद्यालय क्यों नहीं कहते या स्कूल क्यों नहीं कहते हैं, यहाँ कन्फ्यूजन होता है। देखिए, हम आपसे सवाल पूछते ही रहते हैं या पूछते ही हैं, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि उन सवालों को अपनी कॉपी पर लिखा करो, अपने माइंड में एनालिसिस किया करो। इससे पता चलता है क्या जो हम बातें आपसे कर रहे हैं वो आपके लिए आपको आ रही हैं या आपके शब्दों और हमारे शब्दों में कोई अंतर है। विद्यालय बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम आपको डिफाइन कर रहे हैं एक्चुअल में विद्यालय की परिभाषा क्या होती है। विद्यालय स्कूल वे स्थान होते हैं जहाँ लॉन्ग लाइफ लर्नर यानी पूरे जीवन सीखने वाला, लॉन्ग लाइफ लर्नर यानी पूरे जीवन सीखने वाला, जहाँ बच्चे में रिस्क लेने की क्षमता, ये बड़ा कठिन टास्क है। जीवन में सफल कौन होता है? जो रिस्क लेता है, जो गलतियाँ करता है, जो नई चीज़ों को आजमाने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा घरों में अपने जो जूनियर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, जैसे बड़े भाई ने तैयारी करके जिस कोचिंग में तैयारी की, जिस कमरे में रहकर तैयारी की, जिस टीचर से पढ़कर तैयारी की और वो अधिकारी बन गए, गवर्नमेंट जॉब में चले गए, छोटे जो जूनियर होते हैं एज इट इज़ फॉलो करते हैं। आप अलग अलग शहरों में रुक कर तैयारी करते हैं। इलाहाबाद का तो ट्रेंड है, वो कमरा महंगा हो जाता है जहाँ से किसी का यूपीएससी या यूपीपीसीएस या लोअर पीसीएस क्वालिफाई होता है जिस कमरे में रहकर। तो हम लोग इतना रिस्क नहीं लेना चाहते, हम कोई नई किताब तक नहीं आजमाना चाहते, हम कोई नई एक्टिविटी भी नहीं करना चाहते जिससे हमारे अच्छे अंक आने से वंचित रह जाएं हम। तो जिसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है वो जीवन में सफल कैसे होगा। स्कूल क्या करते हैं, लॉन्ग लाइफ लर्नर, पूरे जीवन सीखने वाला, रिस्क लेने की क्षमता, नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी जिसको कहते हैं, नेतृत्व की क्षमता, जो सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं कराते, जीवन की तैयारी कराते हैं, उनको हम विद्यालय
या स्कूल कहते हैं। समझ आया विद्यालय की परिभाषा? विद्यालय वो स्थान होता है जहाँ रिस्क लेने की क्षमता, लॉन्ग लाइफ लर्नर, लीडरशिप क्वालिटी, जहाँ सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं जीवन की तैयारी कराई जाती हो, उसको हम विद्यालय कह देते हैं। क्या इस प्रकार का इन्वायरमेंट किसी व्यक्ति को जीवन में आने वाली समस्याओं के सलूशन के लिए तैयार करेगा या नहीं करेगा? तो विद्यालय, लेकिन वर्तमान स्थितियां हम सब लोग उससे वाकिफ है, तो हमको एक्चुअल कॉन्सेप्ट पर जाना होगा, क्योंकि दुनिया में क्या चल रहा है इससे मतलब नहीं है। सवाल कहाँ पूछा जाएगा? कॉन्सेप्ट से सवाल पूछा जाएगा। इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड के जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हो या यूजीसी नेट के लिए जाते हो, लेंदी सवाल आते हैं और आप छांट नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आप परंपरावादी व्यवस्था में अध्ययन अध्यापन करते चले आए हो, सीखते चले आए हो और उसको आप रियल दुनिया मान लेते हो। ये एक आप मुश्किल टास्क है। इसलिए स्कूल की परिभाषा एक्चुअल में इस तरीके की है कि जो बच्चे को कंप्लीटली तैयार करे, जो बच्चे के जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए तैयार करे। क्योंकि दुनिया का कोई आदमी नहीं जानता, इवन टीचर को भी नहीं अप्रोच पता होता है कि जो स्टूडेंट उसके सामने है, जो आज स्कूल की परिभाषा नहीं बता पा रहा, वो जीवन में कितना महान व्यक्ति बन सकता है, ये कोई नहीं जानता। दूसरा पॉइंट है कैरिकुलम या पाठचर्या। हमने यहाँ पर आपको पिछली वाले क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हम 3 शब्द लिखें, एक लिखें विषय वस्तु, एक हो गया विषय वस्तु, दूसरा हो गया पाठ्यक्रम और तीसरा शब्द हो गया पाठचर्या, कैरिकुलम। पहला आपने देखा जिसको हम विषय वस्तु या कॉन्टेक्स्ट, दूसरा सिलेबस यानी पाठ्यक्रम और तीसरा जो है वो पाठचर्या यानी कैरिकुलम कहलाता है। इंटरेस्टिंग बात है, इन तीनों में डिफरेंस होता है। यहाँ जो शब्द लिखा है ये तीसरा पाठचर्या लिखा है। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करें तो हम कुछ ऐसे इसको बता सकते हैं। एक सबसे छोटा गोला है, एक उससे बड़ा गोला है और एक सबसे बड़ा गोला है। अभी जो सबसे बड़ा गोला है ये है पाठचर्या, इसके बाद जो छोटा गोला है ये है पाठ्यक्रम और जो सबसे छोटा गोला है ये है विषय वस्तु। कैसे? पाठचर्या क्या होता है? एक निश्चित उद्देश्यों के लिए, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निश्चित समय में की जाने वाली वो सभी गतिविधियां जिससे बनाए गए उद्देश्य जो थे वहाँ तक छात्रों को, व्यवस्था को, लोगों को, स्टूडेंट को, लर्नर्स को पहुँचाया जा सके या उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। इसमें वो चाहे आपके सामने एग्जामिनेशन हो, हॉलीडेज हो या फिर नेशनल या जो कल्चरल एक्टिविटी हो, त्यौहार हो, फेस्टिवल्स हो, कुछ भी, वो सब कुछ पाठचर्या का हिस्सा होते हैं। लेकिन एक निश्चित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं और पाठ्यक्रम को बनाने के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी बहुत सारे विषयों को जोड़ना पड़ता है, उसको हम विषय वस्तु का हिस्सा मानते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर आपके सामने क्या हो गया कि ये अवयव था जो सबसे पहला वो शिक्षक था और दूसरा विद्यार्थी, तीसरा स्कूल, चौथा पाठचर्या। अब आते हैं वातावरण। देखिए, जब हम टीचिंग के एलिमेंट्स की बात करते हैं उसमें इन्वायरमेंट का क्या मीनिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा टॉपिक है, इसको थोड़ा हम तफसील से समझेंगे। जब हम वातावरण की बात करते हैं तो 2 प्रकार के वातावरण को हम यहाँ महत्व देते हैं। पहला वातावरण होता है भौतिक यानी फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक वातावरण यानी फिजिकल इन्वायरमेंट, और दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक वातावरण, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, मनोवैज्ञानिक वातावरण। अब कई सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर के कंफ्यूज होंगे कि सर एलिमेंट ऑफ टीचिंग में इन्वायरमेंट का क्या रोल है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, हमको जो लगता है
सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन में या टीचिंग एप्टीट्यूड के एस्पेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट कोई फैक्टर है तो इन्वायरमेंट है, वातावरण है। आप जरा इमेजिन करिए, सोचिए, जब आप मूवी देखने जाते हो, कोई पिक्चर देखने जाते हो थिएटर में या हॉल में, मल्टीप्लेक्स में, तो क्या कोई कॉपी पेन लेकर जाते हो? तो आप कहोगे नहीं। क्या वहाँ बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से बैठते हो? कोई इंस्ट्रक्टर होता है जो गन लेकर बैठा है कि अगर आप पर्दे की तरफ नहीं देखोगे तो गोली चला दी जाएगी? क्या आपसे वहाँ इस बात की उम्मीद की जाती है कि आप बहुत कंसंट्रेट होकर बैठो, अंगड़ाई मत लो, पैर मत फैलाओ, कुछ खाओ पियो नहीं, और चुपचाप कंसंट्रेट होकर साइलेंटली उस पिक्चर को देखो? ऐसा कुछ होता है? ऐसा भी नहीं होता। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। आप स्वेच्छा से खुद बड़ी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के साथ कोई पिक्चर देखने जाते हो, टिकट लेते हो मनी, और दाखिल हो जाते हो हॉल के अंदर। वहाँ बस सिर्फ क्या है, इन्वायरमेंट, चारों तरफ इतना अंधेरा कर दिया जाता है कि आप चाह करके भी इधर उधर मत देखो, सिर्फ आपका कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ या जो पैनल स्क्रीन लगा है उसकी तरफ होना चाहिए। आरामदायक बैठने की कुर्सियां होती हैं, कोई प्रतिबंध नहीं होता, चाहे अंगड़ाई लो, चाहे मुस्कुराओ, चाहे पॉपकॉर्न खाओ, चाय पियो, लेकिन सामने जो ऑब्जेक्ट है, जो विषय वस्तु है, जो थीम है, वो अपना किरदार काम करता रहता है। आप उसको चुपचाप आत्मसात करते हो, देखते हो, पढ़ते हो और ऑटोमेटिक बाहर निकलते हो। आप उसकी आलोचना करते हो। सीखने का मतलब यही होता है, आप उसकी आलोचना करते हो कि किसका काम अच्छा था, किसका काम और सुधार की ज़रूरत है, स्क्रिप्ट में क्या थी, डायरेक्टर का क्या, कहाँ पर कैमरामैन का कैसा रोल, म्यूजिक, सॉन्ग कैसे थे, इनको आप विस्तार से क्रिटिक करते हो। आप ये भी करते हो कई बार कि उस मूवी को अपने तरीके से एलोबरेट करते हो, उसके इंड को आप बदलने की कोशिश की, ये इंड यहाँ ना करा करके और आगे बढ़ाया जा सकता था, देखना इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। यानी 2-2.5 घंटे की मूवी को आप 5-6 घंटे एलोबरेट कर सकते हो, इतना आपके पास मसाला आ जाता है, बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, ना तो एग्ज़ाम में आने वाली है। तो वही बच्चा जो थिएटर में बिना किसी रोक टोक के चीज़ों को देखता, पढ़ता, समझता है, तो इतनी समझ उसके अंदर आ जाती है। वही स्टूडेंट क्लासरूम में 45 मिनट की क्लास में बैठता है, तो वो जब 45 मिनट की क्लास में बैठता है तब फिर वो पढ़ाए गए सबक क्यों नहीं तैयार कर पाता है। तो कहने का मतलब है, यहाँ जो भौतिक वातावरण, अगर हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट अच्छा कर दिया जाए, कहा जाता है बच्चों से जब उनके रहने के स्थान के विषय में पूछा जाता है तो वहाँ रहना पसंद करते हैं जो रंग बिरंगा हो, दोस्ताना हो, जहाँ ढेर सारी खुली जगह हो, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और खिलौने हों, जहाँ वे अपने आप को सुरक्षित और स्वीकृत महसूस करते हों, वहाँ वो रहना पसंद करते हैं। यानी ऐसा फिजिकल इन्वायरमेंट हो जहाँ बच्चों को एक्सेप्टेबल फील कराया जाए, स्वीकृत महसूस कराया जाए। आपने देखा होगा कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत इनोसेंट होते हैं, आगे बैठते हैं, टीचर से हर बात पर बात करते हैं, जवाब देते हैं, चाहे कुछ आए चाहे कुछ ना आए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे की बेंच पर बैठते हैं चुपचाप, उनको आ भी रहा है फिर भी वो नहीं बोलते हैं। कई बार टीचर उनसे ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश करता, फिर भी वो सर डाउन करके बैठे रहते हैं। मतलब ढेर सारी ऐसी दबाव डालने पर भी वो रिएक्शन नहीं करते। तो क्या ऐसे बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे जोड़ा जाए कि वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ। आपने देखा होगा अगर टीचर स्टूडेंट के पास जाए और सवाल का जब आंसर ना पूछे
वो सिर्फ इतना कहे, सुरेश तुम आजकल पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हो, या वो कह दे कि आज तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, हेयर स्टाइल आपका बहुत अच्छा है, या नाम लेकर खाली पुकार ले कि कल तुम कहाँ गायब हो गए थे मेरी क्लास में, पूरे दिन ऊर्जा लगी रहती कि अरे वाह हमको भी टीचर जानता है, जबकि मेरा मीडिया पब्लिसिटी इतना नहीं है। तो टीचर अगर बच्चे से डायरेक्ट इंटरेक्ट करे, सबके साथ वो कन्वर्सेशन करे, सबको वो पहचाने, सबकी वो तारीफ करे, क्योंकि हर बच्चे में कुछ ना कुछ जरूर स्पेशल होता है। ये जो फिक्स कर दिया जाता है कि नहीं जवाब सिर्फ इन्हीं को, भले उनको ना आता हो, जवाब सिर्फ इन्हीं को आएगा और पूरी क्लास मूर्ख है, ऐसा जब टीचर महसूस करते हैं तो बच्चे सीखने की प्रक्रिया से अलग थलग पड़ जाते हैं। इंटरेस्टिंग है, इसलिए विद्यालय का भौतिक वातावरण आरामदायक हो, स्वच्छ हवा हो, कमरे में रोशनी हो, आरामदायक बैठने की सीट हो। आपको मैं बताऊं, मैं एक बार ट्रेनिंग में गया, केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक प्रोजेक्ट में था, तो ट्रेनिंग मॉड्यूल में गया, तो वहाँ एक एक्सपर्ट आए हुए थे, एनसीईआरटी के थे। उन्होंने स्कूल में कुछ भारी भरकम बेंच थी और जो ज़मीन से ठोक करके फिक्स करके रखी गई थी। कहा इस प्रकार का फर्नीचर क्लास में प्रतिबंधित होना चाहिए और उन्होंने स्ट्रिक्टली उस प्रकार के फर्नीचर को रिनोवेट करने के लिए कहा गया, क्योंकि रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग है। अगर हम सिंपल सी एक्टिविटी में जाएं स्कूली या हायर एजुकेशन में, तो वहाँ लगभग 6 से 8 घंटे का इंटरेक्शन टीचर स्टूडेंट का 2 सेगमेंट में होता है। अब अगर कोई पैर सिकोड़ कर बैठा है, कभी आप बैग रखते हो तो पेन गिर जाते हैं, पेन बैग रखते हो तो कॉपी गिर जाती है, दोनों संभाल कर रखने की कोशिश करते हो तो खुद गिरने लगते हो। तो इस प्रकार का फर्नीचर जो आपको आरामदायक तरीके से बैठने के लिए व्यवस्था ना देता हो, वो सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक वातावरण। ये वातावरण किस प्रकार का वातावरण होता है, जरा इसको जानेंगे। मनोवैज्ञानिक वातावरण, देखिए सीखना वहाँ होता नहीं, सीखना वहाँ नहीं होता जहाँ डर या भय का माहौल हो। डर या भय, ये दोनों साइकोलॉजिकल इमोशनल एस्पेक्ट हैं। अगर वहाँ पर डर होगा, भय होगा, तो सीखना नहीं होगा। आपने देखा होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 जो NCERT पब्लिश करता है। NCF 2005 अपने चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 96 पर पढ़ोगे, हिंदी वाले एडिशन की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर अगर वर्बल और नॉन वर्बल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोग भारत में इस बात को ध्यान ही नहीं देते हैं कि बच्चों को हम टार्चर करते हैं। अब टार्चर करने का फिजिकली तो नहीं टच करते, मारपीट प्रतिबंधित है, लेकिन वो क्या करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट बोलते हैं कि तुम गधे हो, नामकरण कर देते हैं या कई बार लड़कियों को लड़कों के सामने, लड़कों को लड़कियों के सामने बेइज्जत करते हैं, वर्बली या नॉन वर्बली पनिश करते हैं, क्लास के अंदर कमेंट पास करते हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि ये कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है। आर्टिकल 15 और 17 को टीचर को जानकारी होनी चाहिए। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो वहाँ पर ये सब आर्टिकल्स आएंगे और उनको हम चर्चा भी करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है आपके सामने कि किस तरीके से टीचर स्टूडेंट को फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, वर्बली, नॉन वर्बली, शाब्दिक और गैर शाब्दिक रूप से जो पनिश करते हैं, उसके 3 नुकसान होते हैं। 96 नंबर पेज पर मेंशन है। पहला, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होता है बच्चे का, अपने प्रति उसकी सोचने की, समझने की, अपने बारे में कॉन्सेप्ट बदलता है। इसके बाद एजुकेशन से, शिक्षा से उसका इंटरेस्ट कम होता चला जाता है अगर बच्चे को वर्बल, नॉन वर्बल या मारपीट, कुटाई की जाती है। तो
तो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कितना इम्पैक्ट डालता है लर्निंग प्रोसेस के ऊपर, दबाव डालकर, प्रेशर क्रिएट करके, इन सब तरीकों से बच्चे नहीं सीखते। टीचर को टीचिंग मेथड बदलना चाहिए, स्टाइल बदलना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है, हर इंसान सीख सकता है और सबके अंदर सीखने की क्षमताएं हैं और सब स्वतः सीखते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया सीखने की प्रक्रिया सामाजिक संबंधों के ताने बाने में लगातार चलती रहती है। कभी ऐसा होता नहीं कि इंसान खाली समय पर बेंच पर बैठकर बातें कर रहा है, पंखे की पंखुड़ियों को देख रहा है, यात्राओं पर बाहर गया है, परीक्षा शुरू होने से पहले जो प्रेशर रिलीज होता है उसके लिए बार बार पन्ने पलटता है, चुपचाप बैठ जाता है, ईश्वर का स्मरण करता है। ये सब कुछ आपको सिखाता है जीवन में कि कोई भी बड़ा काम करो तो उसमें डर, पैनिकनेस, ये सब आता है। इसको ही हैंडल करना जीवन में सफल होने का फलसफा है। तो इन दोनों प्रकार के वातावरण, वो चाहे भौतिक वातावरण हो चाहे साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए स्कूली प्रक्रिया में, खासकर हायर एजुकेशन में तो नहीं, स्कूली प्रक्रिया में बच्चों की कलाकृतियों को दीवारों पर लगाया जाता है। इससे सख्त संदेश जाता है कि उनके कार्य को सराहा जा रहा है, क्योंकि क्रिएटिविटी इगोसेंट्रिक होती है और क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस देना, समझो स्टूडेंट को या उस चाइल्ड को, लर्नर को इम्पोर्टेंस देना है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे वर्ड यूज लिखा है आकलन। अगला एलिमेंट जो है वो लिखा हुआ है आकलन। असेसमेंट वर्ड यूज होता है, एक दूसरा वर्ड यूज होता है मूल्यांकन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुमसे कोई पूछे कि आकलन और मूल्यांकन अगर टीचिंग का एलिमेंट है तो इसको क्यों स्टूडेंट के ऊपर लागू किया जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। या सिंपल सी बात है, आकलन मूल्यांकन किया क्यों जाता है और क्यों नहीं किया जाता है। तो पहले क्यों नहीं किया जाना चाहिए, आकलन और मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इस पर हम थोड़ा चर्चा आपसे करना चाह रहे हैं कि आकलन और मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। देखिएगा क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि फेल पास, बच्चों को या स्टूडेंट को फेल या पास करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है वर्गीकरण, स्टूडेंट का वर्गीकरण करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बांट नहीं दिया जाता है कि तुम फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न, ये बांट दिया जाता, क्लासीफाई कर दिया जाता। आपने कभी देखा कि इस आदमी का 60% मार्क्स है और इस आदमी का 59.99% मार्क्स है। अब ये कभी आदमी परसेंटेज नहीं बताएगा, श्रेणी बताएगा फर्स्ट डिवीज़न, और ये कभी श्रेणी नहीं बताएगा, परसेंटेज बताएगा 59.99%। तो लोग कह देंगे कि अरे तुम तो समझो फर्स्ट ही हो, बताइए क्या डिफरेंस है जब इतने बड़े लेवल पर। इसीलिए अंक की जगह पर ग्रेड यूज किए जाते हैं, क्योंकि अंक इतना डिफरेंस कर रहे हो। ग्रेड आपको 60 है 70 है तो ए ही आपको दिया जाएगा, कितने बड़े अंतर को समाहित करते हैं। तो फेल पास करने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए, नामकरण करने के लिए, नॉमिनेशन, बेइज्जत करने के लिए, इन सब के लिए आकलन मूल्यांकन नहीं होता। तो आकलन मूल्यांकन होता क्यों है, फिर क्यों किया जाता, खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो खत्म तो नहीं करोगे, हम अच्छा पढ़ाते हैं, आप अच्छा पढ़ते हो, सिस्टम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है, इसका फीडबैक कौन देगा, इसका फीडबैक आकलन और मूल्यांकन देगा। बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक कोट है, एक लाइन है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में, चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 94 पर देखोगे तो चौथा पॉइंट मेंशन है एक टेबल के अंदर, लिखा है कि बच्चे फेल नहीं होते, व्यवस्था फेल होती है।
बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है और आप लोग इस पर कंफ्यूज भी होंगे। बच्चे फेल नहीं होते, बच्चे फेल नहीं होते, बच्चे फेल नहीं होते, बल्कि व्यवस्था फेल होती है, बल्कि व्यवस्था फेल होती है। ये इस लाइन का तुम क्या मीनिंग निकालोगे, बताओ जरा। इस लाइन का क्या आप मीनिंग निकालेंगे, हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। बच्चे फेल नहीं होते बल्कि व्यवस्था फेल होती। कई लोग देखो, लर्निंग प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चा नहीं इन्वॉल्व होता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, पीछे भी क्लास में आपने अगर वीडियो देखा होगा तो पढ़ा होगा। इसलिए इसको सीक्वेंसली पढ़िए, 2-2, 3-3 बार पढ़िए, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड लोगों के दिमाग में घुसता नहीं है, किताबें बढ़िया आती नहीं हैं, और किताबें बुक्स इसके लिए टेक्स्ट बुक तो कोई अभी कंपाइल्ड नहीं बनी है। डिफरेंट टाइप टीचर्स मैनुअल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पढ़ोगे तो हो सकता आपको ज्ञान आए, लेकिन ये घुसता नहीं है, क्योंकि हम भी उसी प्रक्रिया से आए हैं। जहां आज आप हो, कल हम वहीं थे और अभी भी वहीं हैं, सीखते सिखाते रहते हैं। तो ये सब टीचिंग एप्टीट्यूड घुसता नहीं है। हम तो एक लंबे सीनियर प्रोफेसर्स के साथ में काम किए, ट्रेनिंग सिस्टम में रहे, तो वहाँ हमको इस सब चीज़ों का अनुभव हुआ कि लर्निंग को पैडागॉजी बेस्ड या एंड्रोगॉजी बेस्ड, और अब आज हम लोग पैडागॉजी की बात करें, पूरी दुनिया एंड्रोगॉजी की बात कर रही है। क्यों? क्योंकि अब AI बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स आ गए हैं। आप बच्चे से कहो ये कंटेंट है, इस पर MCQ बनाओ, वो तुरंत ऐप को डेटा देगा और ऐप तुरंत जितने MCQ कहोगे वो बना के दे देगा। कितनी AI बेस्ड पर्सनालिटी डिटेक्टर्स आ गए हैं। चैट GPT का कितना धड़ल्ले से यूज हो रहा है, जबकि डिटेक्टर्स आ गए हैं, डिटेक्ट किया जा रहा है, प्लेगरिज्म को देखा जा रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी प्रॉपर नाम्स या गाइडलाइंस नहीं हैं। तो वहाँ जो एक्सपर्ट्स के इनपुट के साथ अल्फ़ा जनरेशन स्टूडेंट एक नए प्रकार के चैलेंजेस टीचर्स के लिए फेस करने को दे रहे हैं। और आप अब पैडागॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो समझो हम लोग कितना पीछे चल रहे हैं दुनिया से। अगर हम एडवांस यूनिवर्सिटीज़ में जाएं जहां AI का यूज कंपलसरी है, NEP 2020 में जाओगे तो वहाँ तो कक्षा स्कूली क्लासेस में AI को पढ़ाने की बात की गई, कोडिंग की बात की। ग्लोबल बूम आ चुका है CS में, कंप्यूटर साइंस में, ICT में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, और वो एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। तो एज ए टीचर आपको और बहुत एडवांस टेक्निक सीखनी होगी। हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि इसके सीक्वेंस से वीडियो देखो। हमने ये शायद तीसरा वीडियो है, धीरे धीरे करके आपको आगे बना कर देते रहेंगे, लेकिन आप इनको कई बार देखा करो और थोड़ा कंसंट्रेट होकर के पढ़ने की मुद्रा में। ये नहीं कि खाना बना रहे हैं और देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं देख रहे हैं। थोड़ा आप ना साधना की तरह, साधना जानते हो, जैसे जब कोई ऋषि सिद्धि प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करता है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करता है, तो वो सिर्फ कंसंट्रेट, खाना पानी सब छोड़ देता है और सिर्फ सिद्धि की जागृत ऊर्जा जागृत करने में लग जाता है। और आप तो लर्नर हो, टीचर हो, प्रोफेसर्स हो, रिसर्चर्स हो, स्कॉलर्स हो, तो आपकी तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप कम से कम 3 से 4 घंटे कंसंट्रेट होकर के चीज़ों को, अध्ययन अध्यापन के जो काम हैं वो किया करो। यही तुम्हारी साधना है। इससे बेहतर दुनिया, देखिए मज़ा आने लग जाएगा ना जब एक दिन आपको पढ़ाई में, रीडिंग में बहुत पोटेंशियल होता है। पढ़ना आप शुरू करिए, 24 घंटे में आप 4 घंटे निर्धारित करिए और उसमें रीडिंग मारना शुरू करिए। देखिए आप स्मार्ट होने लग जाएंगे, आपके बाल एकदम काले हो जाएंगे, स्किन आपकी फेयर हो जाएगी, आंखें चमकने लग जाएंगी, लाल एकदम गाल आपके लाल हो जाएंगे, किसी कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत नहीं। पढ़ाई, नॉलेज का पोटेंशियल जब अंदर जाता है ना तो एकदम सब आपका चेहरा एकदम शाइनिंग करने लगता है।
मैं ये सब अनुभव से आपको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आप हमारी बातों पर अमल करो। देखो आपके जीवन में कॉन्फर्मेशनल चेंज होगा। कोई 14-15 घंटे नहीं पढ़ता, सब झूठ है। 4-5 घंटे पढ़ो और 5-6 घंटे पढ़ने वाले वातावरण में रहो। जो हम बताए हैं इसको थोड़ा सोचना शुरू करो, उल्टा और सीधा दोनों तरफ, कि क्या ऐसा एग्जिस्ट करता है, क्या ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है, क्या ऐसा एग्जिस्ट करने की प्रक्रिया में कुछ और चीज़ें इन्वॉल्व। वहीं से आपके पर्सपेक्टिव बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे, अप्रोचेज आने शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग, नॉन ट्रेडिशनल थिंकिंग। और सोचना आपको उल्टा सीधा पड़ेगा, गैर परंपरागत, क्योंकि आप रिसर्च के हो। कहते हैं लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। शायर कभी बने बनाए लाइनों पर लिखने की कोशिश नहीं करते, नई लाइनें बनाते हैं। शेर स्ट्रेटजी रिपीट नहीं करता है, अगर रिपीट करता होता तो बहुत सारे जानवर उसके शिकार में फंसते ही नहीं। और उसी तरीके से सपूत जो होते हैं वो नॉन ट्रेडिशनल थिंकिंग, गैर परंपरागत चिंतन करते, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं, तब सफलता आपको हाथ लगती है। तो हम जो बात कर रहे थे कि बच्चे फेल नहीं होते, व्यवस्था फेल होती। कैसे? हमने आपको बताया कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर आता है, स्टूडेंट आता है और कैरिकुलम आता है। कैरिकुलम आता है या सिस्टम आता है, कुछ भी कह सकते हो, ट्राइपोलर प्रोसेस में। अब जब हम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे बहुत अच्छा सीखेंगे। तो आकलन मूल्यांकन क्या है? एलोबरेटिव क्रिटिकल फीडबैक फॉर टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन सिस्टम। आकलन मूल्यांकन क्या है? आलोचनात्मक और विवेचनात्मक प्रतिपुष्टि। नोट किया करो लाइनें, आलोचनात्मक और विवेचनात्मक प्रतिपुष्टि। जो छात्र, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, स्टूडेंट, टीचर और सिस्टम। अब पता लगा मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊं और आप पूरी ईमानदारी से पढ़ो, लेकिन जितनी देर हम पढ़ाएं और जितनी देर तुम पढ़ो उतनी देर इसमें खूब तेज साउंड बजा दिया जाए, कान फोड़ू साउंड बजा दिया जाए। हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, तुम अच्छा पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ समझ में आएगा, रिजल्ट फेल हो जाएगा, तो अकेले तुम कैसे जिम्मेदार हुए? अब यहाँ सिस्टम जिम्मेदार हुआ। तो क्रिटिकल फीडबैक मिले सबको, जो टीचर नहीं मेहनत कर रहा है। अब पता लगा आप रोज रेगुलर क्लास गए, लेकिन आपका प्रोफेसर आपको पढ़ाने ही नहीं आया, आप बैठे रहे 2 घंटे 3 घंटे, फिर वापस चले गए, अपने से जो कुछ पढ़ा सो पढ़ा। तो यहाँ पर अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे पर क्यों डाल दी जा रही है? फेल होने की। इसलिए आकलन मूल्यांकन की प्रक्रियाओं का एलिमेंट ऑफ टीचिंग से या टीचर से मतलब होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम सबको क्रिटिकली इवैल्यूएट करें कि प्रॉब्लम कहाँ। इसलिए बच्चे फेल नहीं होते, सिस्टम फेल होता है। लास्ट यूनिट की तरफ जा रहे हैं जिसमें लिखा है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, लेते हैं एक छोटा सवाल और फिर आपसे हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इससे क्वेश्चन आता है UGC नेट में, या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब आप जाते हो हायर एजुकेशन में, UPHSC या अदर स्टेट के एग्ज़ाम आप देते हो, तो एक सवाल हम यहाँ से ले रहे हैं। कहाँ से? TLM से एक सवाल ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं सवाल देखिएगा ज़रा। हमने पूछा है आपसे TLM का उद्देश्य, TLM का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ TLM, ऑब्जेक्टिव ऑफ TLM। ऑप्शन हम आपके सामने 4 बना दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है TLM का होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल या शिक्षण अधिगम सामग्री। बहुत इसका रोल है वर्तमान में, हो चाहे हायर एजुकेशन में हो, स्कूल एजुकेशन में हो, प्राइमरी एजुकेशन में हो, एलिमेंट्री एजुकेशन में हो, सब जगह TLM का बहुत रोल है। इम्पॉर्टेंट है TLM का उद्देश्य क्या है? तो पहला है अनुशासन बनाना,
डिसिप्लिन को मेंटेन करना, अनुशासन बनाना या डिसिप्लिन को मेंटेन करना पहली बात है। दूसरी बात यहाँ पर जो हम आपसे डिस्कस करें वो है कि अच्छा शिक्षण, अच्छा शिक्षण। तीसरा जो यहाँ है 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट। और लास्ट है सीखने को अधिकतम या इष्टतम करना। सीखने को इष्टतम करना, सीखने को इष्टतम करना। इंटरेस्टिंग है कैसे। अब इसमें से आपको चुनना है कि टीएलएम का ऑब्जेक्टिव क्या है। टीएलएम शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। 4 ऑप्शन। मैंने बहुत एकदम घिसा सवाल रखा है जो यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में कम से कम 5-6 बार पूछा गया है। अगर 2013-14 से उठाओगे पेपर तो लगातार पूछा गया 22-23 तक। इसमें से कौन सा ऑप्शन आप चुनोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सारे ऑप्शन सही हैं। आप इस पूरी दुनिया को, संसार को कैसे जानते हो। आप या तो देख कर जानते हो, या सुन कर जानते हो, या कुछ उस पर एनालिसिस बोल करके समझने के, या टच करके, या टेस्ट करके। ऐसे तो पूरी दुनिया को आपने पहचाना है। अब जैसे ये ब्लैक बोर्ड गर्म है तो आप कैसे जान सकते हो, या तो इसको छू लो हैं, या तो ये रेड कलर का दिख रहा हो एकदम आग की तरह, इससे आंच आ रही हो, गर्मी आ रही हो, हीट निकल रही हो। यही तो तरीके हैं इसको जानने के। या कोई बता दे कि छूना नहीं, बहुत गर्म है, सुन करके। तो पूरी दुनिया को आप बहु इंद्रिय यानी मल्टी सेंसरी आर्गन से आइडेंटिफाई करते हो। तो जिस किसी चीज को जानने में जितने ज़्यादा आपके सेंसरी आर्गन इन्वॉल्व होंगे, वो चीज़ उतने ज़्यादा मैक्सिमम आप जान पाओगे कि नहीं जान पाओगे। हम आपसे कहें कि जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में पढ़ाना है आपको। जर्मिनेशन ऑफ सीड यानी बीज के अंकुरण के बारे में पढ़ाना है। तो 4 तरीके से एक टीचर पढ़ाता है, उसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होगा ये पहचानना है। जर्मिनेशन पहला तरीका वो क्या करता है, एक मूवी बना लेता है, एक पिक्चर शार्ट मूवी बना लेता है जर्मिनेशन ऑफ सीड के ऊपर। दूसरा, प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हुए जर्मिनेशन ऑफ सीड को एलोबरेट करता है। तीसरा, कलर्ड डायग्राम बना लेता है और चौथा, खेत में बच्चों को भ्रमण के लिए लेकर चला जाता है जहां पर बीज बोए गए हैं। कौन सा मेथड सबसे अच्छा होगा? क्योंकि जो कलर्ड मूवी आपने बनाई उसमें या तो सुन रहा, देख रहा, या दोनों कर रहा है। प्रदर्शन विधि में भी वही हाल है। फिर आपने कलर्ड डायग्राम बनाया, उसका भी वही हाल है। चने के खेत में ले जाएंगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस होगा। क्यों? हो सकता किसान भी मिल जाए वहाँ पर, बातचीत करा दीजिए। कहीं पर जर्मिनेट हो चुके होंगे, कहीं जर्मिनेट हो रहे होंगे, कहीं पौधे लगे हुए हैं, वहाँ ज़्यादा एक्सपोजर है। जितने ज़्यादा किसी चीज़ को देखो, किसी चीज़ को देखो और सुनो, किसी चीज़ को देखो, सुनो और टच करो, किसी चीज़ को देखो, सुनो, टच करो और टेस्ट करो, तो सबसे ज़्यादा जिसमें सेंसरी आर्गन इन्वॉल्व हुए वो लर्निंग ज़्यादा इष्टतम या बढ़िया होगी। तो ये लर्निंग को मैक्सिमाइज्ड करता है, इष्टतम करता है, सीखने की प्रक्रिया। आप बिना टीएलएम भी सीखते हो, ऐसा नहीं कि हर चीज़ टीएलएम से ही सीखते हो। कि किसी ने कहा कि पेट में दर्द है तो आप कहे दिखाओ दर्द कहाँ है, तो आप उसका पेट फाड़ करके डॉक्टर की तरह तो नहीं देखते हो। आप ऐसे भी जानते हो, लेकिन गंभीरता कैसे उसकी पता चलती है? जितने ज़्यादा आप, अभी दर्द तुमको खुद हो रहा हो और किसी दूसरे को दर्द हो रहा हो, वो का जाने पीर पराई,
जिनके पाँव न फटी बीमारी। कितना छोटा सा स्किन ड्राई होने की वजह से कट हो जाता है, और जिसको बीवाई है उसकी तो हालत एकदम परेशान है, पागल है। देखने वाला कहता है इसमें क्या है, तो हल्के से लग गया। हम आपको कह रहे हैं कि टीएलएम क्या करता है। टीएलएम आपको यहाँ पर जो कंडीशन, वैसे तो सारा सब कुछ डिसिप्लिन को भी मेंटेन करता है क्योंकि हाई कंसंट्रेशन मेंटेन करता है, टीचिंग को इफेक्टिव भी करता है, रिजल्ट भी अच्छा आता है। जब सब सिंपल सी बात है, सब बेहतर सीखेंगे तो रिजल्ट बेहतर आएगा। सीखने को इष्टतम करता है। तो इस चारों में से सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला ऑप्शन, एकदम राइट होगा, क्योंकि लर्निंग को मैक्सिमाइज्ड करने का काम टीएलएम करता है। क्यों करता है टीएलएम? क्योंकि टीएलएम बहुइंद्रिय यानी मल्टी सेंसरी ऑर्गन, बहुइंद्रिय अनुभव उपलब्ध कराता है। बहुइंद्रिय अनुभव उपलब्ध कराता है। अब ये बहुइंद्रिय अनुभव उपलब्ध कराने के कारण ही क्या है, अच्छी लर्निंग प्रोसेस को मेंटेन कर पाता था। तो हम कुल मिलाकर के आज जो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं या कर लिया है पूरा, वो शुरुआती लेक्चर इससे पहले वाला है, टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला, और ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हमने शिक्षण के अवयवों पर चर्चा की, जिसमें हमने टीचर के बारे में बताया। शिक्षक कौन होता है, तो कह दोगे फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता है। विद्यार्थी लर्नर कौन होता है, जिसके अंदर अनंत जिज्ञासाएं हों, जिसके अंदर सवाल पूछने की क्षमता हो, जो जोड़ तोड़ करने की क्षमता हो, गलतियां करने की क्षमता हो, अजमाने की क्षमता हो, नया सोचने की क्षमता हो, आलोचना करने की क्षमता हो, समालोचना करने की क्षमता हो, एलोबरेट करने की कैपेसिटी हो, डिफाइन करने की कैपेसिटी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं। स्कूल और विद्यालय ऐसे स्थान जहां रिस्क लेने की क्षमता, लॉन्ग लाइफ लर्नर, लीडरशिप क्वालिटी, जहां पूरे जीवन की तैयारी कराई जाती हो, ना केवल परीक्षा की तैयारी कराई जाती हो। पाठचर्या के बारे में बताया, वो सारी गतिविधियां जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चित समय में की जाती हैं, पाठचर्या है। वातावरण, हमने दो प्रकार का वातावरण बताया, भौतिक वातावरण और मनोवैज्ञानिक वातावरण। इसके बाद हमने असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में बताया। फिर हमने टीएलएम के बारे में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में बताया। तो हमने विस्तार से, तफसील से आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर दिया है। पिछला वाला भी लेक्चर देखेंगे और इसको भी देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर हो जाएंगे। धीरे धीरे करके लेक्चर बाय लेक्चर हम आपको ये पूरा का पूरा सेगमेंट उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आप लोग अगर प्रॉपर तरीके से और बेहतर कॉन्सेप्ट चाहते हो, क्योंकि सफलता के लिए देखो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ करके आप नहीं सफल हो पाओगे। सफलता के लिए आपको एक विस्तार से, वाहिद तरीके से, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके से चीज़ों को समझना और सीखना होगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर ने एक नंबर प्रोवाइड किया है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके, जो वर्किंग आवर हैं, वर्किंग टाइमिंग है, उसमें आप कॉल करके अपनी सीट सुनिश्चित कर लें, एडमिशन ले लें और अपना आराम से पढ़ाई करें। क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, चाहे यूजीसी नेट के लिए हो, देखो जेआरएफ करना है अगर आपको, जूनियर रिसर्च फेलो, तो फर्स्ट पेपर के कुछ सेगमेंट पर आपको मास्टरी गेन करनी होगी। रिसर्च में जाना है तो आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना है तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी पर बेहतर नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ यहाँ नहीं, जब आप पीएचडी और पीडीएफ के लिए जाएंगे तब भी आपको इन तीनों यूनिट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हम सब लोग सिस्टम में हैं, रिसर्च में हैं, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है हम आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं कि गलतियां आप ना करें। गलतियां करें लेकिन रिपीट ना करें, क्योंकि हम ऑलरेडी वही सब करके आपको बता रहे हैं, तो आप फिर वही करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो। इसलिए बिना देरी किए अपनी सीट सुनिश्चित करिए और शुरू करिए एकदम पढ़ना। इस बात को मैं बड़ा जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हम तुम्हारे दिमाग में भर देंगे अगर आप कंसंट्रेट होकर के वीडियो देखते चले गए। धन्यवाद।